नमस्कार, प्रणाम। पहले सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अ, हमें समझ रहे होंगे। हम अ, देख भी रहे होंगे। नमो बुद्धाय। मकर संक्रांति की पुनः एक बार ढेर सारी बधाई। अ, कल ही परसों रात हमें खगड़िया मासूम बच्ची के साथ जाना था। मुझको लगता है कि अ, हमें मुलाकात नहीं हो पाई। अ, मुझे कभी कभी लगता है कि बेटी या माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन है, क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है। हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि बच्चों को माँ की निगाहें से दूर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात मैं कई बार पहले भी कहा हूं कि बच्चे सिर्फ माँ के ही आंखों के सामने या उसकी जिम्मेदारी के सामने सुरक्षित रह सकती है। पिता कई कामों में उलझे रहते हैं या वो उस नजरिया से दरिंद दरिंदों को, नरभक्षी को नहीं पहचान सकते। भाई की भी नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, कल भी परिस्थितियां थी, अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग। ड्रग्स है, स्मैक्स है, हफीम है, व्हाइटनर है। लगभग 70-80% बच्चे इसके सेवन करने लगे। आप खुद सोचिएगा, जब हम ड्रग्स लेंगे, नशा लेंगे, स्मैक लेंगे, गांजा पिएंगे, दारू के बगैर हम किसी पर्व को नहीं मनाएंगे, तो फिर क्या होगा। मैं लंबे समय से एमएलए काल से लेकर के अभी तक दिल्ली या पटना या बड़े शहरों में लॉज के बारे में, बच्चों को रखने के मामले में सरकार से मांग करता रहा हूं कि किसी भी कीमत पर एक रेगुलेटरी बॉडी बने, एक जिम्मेदार कमेटी बने जो सभी हॉस्टल के, सभी लॉजेज, सभी कोचिंग्स के निगरानी को करे। वो नहीं हो पाता। मैं तो हॉस्पिटल की निगरानी के लिए भी कई बार अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करने की बात मैंने सदन में भी उठाई, लॉजेज की भी बात उठाई। मैं लॉज के कुरीतियों के बारे में मैंने आंदोलन भी शुरुआत किया था। गली गली हम गए थे। थोड़ी ठंडा लग गई रात में, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चियों ने हमें रोक दिया। बच्चियों ने कहा कि एमपी साहब, आप इस आंदोलन को करेंगे तो हमारे माँ बाप या भाई, परिवार के लोग सशंकित होंगे और फिर हम लोग को लेके चले जाएंगे। हम लोग फिर उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। परिवार को भी लगता है, समाज को भी लगता है कि जब बेटा को हम बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बच्चियों को क्यों नहीं। बच्ची को पढ़ा, बच्ची पढ़ना भी चाहिए। बच्ची हमारी बेटी इंटेलिजेंट भी होती है। बेटी
लड़कों से कम नहीं, ज्यादा ही इंटेलिजेंट होती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक भेड़ियां जो और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके की बनती चली जा रही है, क्या उसमें कोई घर, कोई परिवार सुरक्षित है? आप देख रहे होंगे बराबर नेताओं के द्वारा, टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा किस तरीके से बच्चों पे निगाहें रह रही। अब तो परिस्थितियां यह है कि क्या चाचा के लड़के, मामा के लड़के, मौसा के लड़के, या पड़ोसी के कोई चचेरा, या पड़ोसी के किसी बच्चों से एक दूसरे के बच्चे बच्ची क्या सुरक्षित है? इस सवाल को जरूर आप सोचिएगा। मेरा आग्रह है, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं या जुड़े हैं, मैं हमेशा आपके हित की बात करता हूं। मैं कई बार कहा हूं कि आप मेरे लिए परिवार के तरह हैं। कुछ बच्चे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, दुख भी पहुंचता है कि आप ना तो संदर्भ को देखते हैं ब्लॉगर के कुछ कहने लिखने पर। कुछ यूट्यूबर चैनल अपनी दुकान चलाने के लिए बयानों को, पप्पू यादव के बयानों को विभिन्न तरीके से तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, लिखते हैं, तो फिर वो गलत होता है। जो घटना लगातार बिहार में घटित हो रही है, एक विधवा के साथ मधेपुरा में जब तक पप्पू यादव नहीं गए तब तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ। पूर्णिया में एक घटना घटित हुई, खगड़िया में हुई, फिर जहानाबाद की उस गांव की बच्ची जहां पढ़ रहे थे, वहां उसी के मालिक के भतीजे और कई रसूखदार लोगों के शिकार होते चले गए। मैं पहले किसी की गलतियां नहीं गिनाऊंगा, मैं खुद ही अपनी गलतियों की चर्चा करूंगा कि माँ बाप अपने बच्ची को किसी लड़के के लॉज में कैसे रख सकता है। आप चले जाइए अभी पटना के किसी भी लॉज में, एक रूम में लड़के हैं और दूसरे रूम में लड़कियां हैं। अब तो सिंगल सिंगल लड़के और लड़कियां को भी रखने की व्यवस्था कर दिया गया और माँ बाप आंख मूंदे हुए। आप जाइए महेंद्रो, मैं कल की बात कर रहा हूं, ये कैसे संभव? एक लॉज में ऊपर बेटी, नीचे बच्चे, कोई देखने वाला नहीं। आप याद कीजिए मुजफ्फरपुर कांड, आप याद कीजिए जितने जगह पर हमारे बच्ची, या चाहे अनाथालय में हमारी माँ रह रही हो, बच्ची रह रही हो, या अन्य जगहों पर रह रही हो, सब पर गिद्ध दृष्टि है लोगों की। जहाँ छोटे छोटे बच्चे जेल में रखे जाते हैं, वहां से भी बच्चे को निकाला जाता है। होता क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह स्वाभाविक है, मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, मेरा परिवार हो आपका परिवार हो, वह अपने भाई के साथ या किसी न किसी दोस्त के साथ वो एक सफर तय करता है। वो अच्छा दोस्त चाहता है ताकि उसको किताब का आदान प्रदान हो, उससे कोई डिस्कशन कर सके, उसके साथ हम कहीं बाजार में जा सके, उसके साथ हम बैठ सके, उससे हम बात कर सकें, और धीरे धीरे वो एक दोस्ती बढ़ती चली जाती है। इसी का नाजायज फायदा लॉज वाले उठाते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है, और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। वो लड़का कौन था, तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, भाई को बताएंगे,
अब मेरी बात समझिए, माता पिता को भी ये समझना होगा कि आप एक बच्ची को कितना पैसा दे रहे हैं, ये मेंटेन कहां से कर रहा है, इतनी सारी चीजें एक लड़का कहां से मेंटेन कर रहा है। ये जो बड़े बाप का बेटा है या लड़का जो दोस्त होता है, हम पिज्जा घर जाते हैं, बर्गर घर जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी हाउस में बैठने जाते हैं, तो ये माँ बाप को दिखता नहीं है। मैंने कई बार कहा आपको, अभी अभिषेक बच्चन ने क्या कहा कि हमारी बेटी के पास आज तक मोबाइल नहीं है। यदि उन्हें किसी दोस्त से बात करना है तो उनको उनके माँ के नंबर पर फोन करना पड़े, तब जाके वो बात करे। ये जहानाबाद की बेटी का सवाल नहीं है। या कुछ लोग लिखने लगे कि ये एक समाज की लड़की थी, जय ब्रह्मर्षि का नारा लगा के आग लगाया। नहीं, जय परशुराम नहीं, बेटी किसी जाति की नहीं होती। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि कोई जात नहीं होता, सब हम लोग एक हैं। कोई बच्चे आक्रोश में आकर के नारा लगाया तो उसको किसी बेटी को नहीं जोड़ा जा सकता। सवाल हमारे इस बच्ची का नहीं है, सवाल लाखों लाख बच्ची के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और मालिक का शोषण क्या है, और हमारी बच्ची और बच्चे मेंटेन कैसे करते हैं, और माँ पिता उसको मुख दर्शक बनी रहती है, आंख बंद कर लेता है। और हम नए युग में इस बात को, अब तो हम पटना में पश्चात संस्कृति, दिल्ली की कल्चर को हम लेके पहुंच गए हैं। बिल्कुल कम कपड़े, हाई फाई खाना, बड़ा बड़ा सैलून में जाना। ये कहां से, ये किस तरीके से, बड़ा बड़ा सैलून मेंटेन कैसे करते हैं? क्या माँ बाप नहीं देख रहे हैं? क्या माँ बाप को, भाई को पता नहीं है? क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं? अब जाइए महेंद्रों में, एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था, आज 25 लॉज है इसके पास, 23 लॉज है। कुछ साल पहले भाड़ा का घर था, इतनी जल्दी में इतना 25-23 लॉज कहां से? कैसे? बिना गलत काम किए। एक तरफ मिडिल क्लास की बच्चियां नेट्स करने, यूपीएससी करने, पढ़ने आती है, और वो एक स्वाभाविक रूप से एक अपने अच्छे मित्र को ढूंढेगा, कोई भी किसी के घर भी ढूंढता है, वो अपने मित्र को बनाता है, और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू हो जाता है। तुम उसके साथ घूम रही थी, तुमको हम घर में बता देंगे, तुम्हारे घर को खबर कर देंगे। अब वो बच्ची पटना, दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर लेता है, और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और ये लॉज मालिक, जितने लॉजिस्टिक है, उस पर न तो कोई कानून है, न रेगुलेटरी बॉडी है, न सरकार की निगाहें है, न ही किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और चित भी मेरी पट भी, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम,
हमारी बच्ची जा कहां रही है? इस इस घटना की हम सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं। कल भी रात में मैंने मामा आए थे, उनके सारे परिजन आए थे, जो मेरे भी परिवार है। हम लोग रात में 12 बजे 11 बजे तक साथ थे और हम लोगों ने कोर्ट जाने का निर्णय लिया कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराइए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, किसी एक बच्ची का सवाल नहीं है। सवाल है कि इसके पीछे बड़ी मछली कौन कौन है और इनको कौन टॉर्चर किया था, कौन कौन लोग टॉर्चर कर रहे थे। और इनको एक लड़के ने नहीं, उस अग्रवाल ने, शंभू या कई अग्रवाल जो है वो नहीं, कौन कौन दोस्त, किस किस रसूखदार के बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। आप जाइए गर्दनी बाग, आप जाइए बोरिंग रोड, आप बोरिंग रोड में चले जाइए, आप देखिए वहां के लॉज की स्थिति। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप 4 महीने 5 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। रात में 11 बजे के बाद मर्सिडीज से लेके डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लग रही हो, और लड़कियां वहां से गाड़ी में बैठ के कहां उतर रही है, कहां जा रही है, आप देखने में, आप देखिए ना, सीसीटीवी फुटेज को निकालिए। कोई माँ बाप नहीं, सारे लॉज के मालिक थानेदार को पैसा देते हैं। अब दुनिया डेवलप कर रही है, इस नाम पर भारत को पश्चात सभ्यता में ला करके आप हमारी बच्ची पढ़े, हम तो कह रहे हैं कि बच्ची जीनियस है, लेकिन उसके लिए एक मर्यादा जब है, तो क्या वो मर्यादा, इतना डेवलप तो हम कर नहीं गए, या हम इस तरह की चीजें जो बिहार में और छोटे शहरों में जो हो रहा है, आज भी आप उठा करके देखिए, लगभग गांव के मर्द मिडिल क्लास के नीचे, गरीब के मर्द बाहर काम करते हैं, और गांव में जो जमींदार है, मालिक है, वो मजदूर के औरतों के का शोषण करते नहीं करता है क्या? मैं कह रहा हूं शोषण हो रहा है, सभी स्तर पे शोषण हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है, यदि कम उम्र के बच्चे ड्रग्स लेंगे, बच्चियां भी नशा करने लगेगी, सिगरेट पीने लगेगी, लगभग लड़कियां सिगरेट पीने लगी, अब उस सिगरेट में कौन क्या मिला के दे रहा है, या वो क्या ले रही है, क्या वो सुरक्षित है? स्मैक्स, ड्रग्स, हमारी बच्चियां रात में कहां निकल रही? क्या 8 बजे के बाद बच्चियों को निकलने का राइट मिलना चाहिए? क्या बच्चों को जहां पढ़ने जा रहे वहां उनको जाना चाहिए? हम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने भेजे, वो अनुशासित, समय के पाबंद के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। उसके लिए उसको देख कौन रहा है? हम लोकल गार्जियन दे रहे हैं या लोकल लॉज को दे रहे हैं? तो वो तो देख नहीं रहा है। उनकी निगाहें तो है कि इनकी गलतियां और कमियां निकालो, फिर इस बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन करो। क्या एक हॉस्टल में लड़के और लड़कियों को रखना सही है? परिस्थितियां अच्छी नहीं है। दूसरी चीज, मैं सरकार को जिम्मेदार बनाऊं। सरकार कर क्या रही? जिसको मन जो हो रहा है पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, अकूट पैसा कमा रहे हैं। कितने दिनों में पैसा, हॉस्टल के हम फीस बढ़ाएंगे, किस नाम पर बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पे बढ़ाएंगे, ये भी देखने वाला नहीं। सीसीटीवी फुटेज चल रहा है कि नहीं, ये भी देखने वाला नहीं।
मॉनिटर हो रही है कि नहीं ये भी देखने वाला नहीं, बच्चे कर क्या रहे हैं ये भी जानने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। नो जिम्मेदारी, नो कमिटी, नो निगरानी, बस पैसा दो, पैसा बंधा हुआ है, ऊपर से नीचे पैसे दे दो, और नेता पदाधिकारी के यहां सब कुछ परोसा जा रहा है, तो वो भी चुप, आंख भी चुप। अब आइए, मैं यह कह रहा हूं कि 90% ड्रग्स स्मैक जो शुरू है, क्या उससे बचेंगे? एक। दूसरी चीज, मोबाइल कितनी जरूरत है? पहले मोबाइल नहीं था तो बच्ची पढ़ती थी या नहीं, बच्चे पढ़ते थे या नहीं? या मोबाइल जरूरत है तो क्या उसको एंड्रॉइड मोबाइल देना जरूरी है? एक ऐसा मोबाइल उनको दिया जाए जिस पर ना तो सिर्फ माँ बाप से बात हो, भाई से बात हो, फोन आए, उस पर दूसरी किसी चीजों को ना देखा जाए। ये जो नेता लोग पॉर्न का प्रचलन किए, ये जो सोशल मीडिया पर पॉजिटिव चीजों को छोड़कर निगेटिविटी ज्यादा है, ये आप उठा करके देखिए कि ड्रग्स नशा के बाद सबसे ज्यादा समय स्पेंड बच्चे बच्ची का कहां हो रहा है? मोबाइल पे। मोबाइल पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? यानी कार्तिक जी, उन्होंने यह स्टडी किया डीएसपी साहब कि हमारी बच्ची कई दिनों से नशा की गोली या कोई ऐसे गोली के बारे में ढूंढ रही थी कि उससे वो डिप्रेस में वो आत्महत्या करने की हो जाए। कार्तिक बाबू, आप तो एक जिम्मेदार एसपी है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने इतनी जल्दी में कोई बात तो कभी कही नहीं थी। चलिए, पूर्णिया में आपने सरकार के कहने पर गलत लोगों को लाके आपने पप्पू यादव को बदनाम करने की कोशिश की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि पप्पू यादव या कोई बेटी आत्महत्या करना चाह रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? वो परिस्थितियां क्या थी कार्तिक बाबू? या तो घर या तो बाहर। तो आपने परिस्थितियां तो बताई नहीं, आपने सीधा कह दिया कि हम ड्रग्स खोज रहे थे, बिना किसी परिस्थितियों के कुछ भी कारण नहीं बनता। एक। दूसरी बात, यदि हम दवाई का नशा लेने गए तो कार्तिक जी और डीएसपी साहब, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमको नींद की गोली नहीं मिल सकती। या हमारी बेटी गई तो उसका नंबर होता है और वहां पर सीसीटीवी फुटेज होंगे, तो क्या आपने उस दवाई के दुकानदार को पकड़ा? क्या आप उस दवाई के दुकान पर गए? क्या आपने देखा कि वो टेबलेट कौन पहुंचाया? खुद बेटी गई कि कोई लेके दिया? आप उसको भी नहीं बोले। तीसरी चीज, हमारी बच्ची को ले कौन गया? और ले जाने के पहले हमारी बच्ची के रूम को धोया किसने, साफ क्यों किया बिना इंफॉर्मेशन के? और आप कह रहे हैं कि कई दिनों से वो सर्च कर रही थी, इसका मतलब है वो लंबे समय से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, या उनको कंपेल किया जा रहा था, बाध्य किया जा रहा था शारीरिक शोषण करने के लिए या कहीं ले जाने के लिए। वो बच्ची ऐसी नहीं थी। वो 4 साढ़े पौने 5 सा नंबर वो लाई थी नीट्स में इस बार, और अपने परिवार से उन्होंने कहा था मुझे एमबीबीएस बनना है, एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, मुझे आयुर्वेद में नहीं जाना। वो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं जानती थी।
दूसरी चीज, आपने कह दिया कि डॉक्टर ने या ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी शारीरिक, डीएसपी साहब ने तो और भी कह दिया। आप ये बात बिना पोस्टमार्टम, बिना एफएसएल रिपोर्ट के इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी, इतने जिम्मेदार होके? उसके बाद आपके थाना प्रभारी, चित्रगुप्त थाना प्रभारी, लगातार उस परिवार को धमकी पर धमकी और डराने का काम शुरू कर दिया। हम 5 बार फोन किए तब वो नहीं उठाई, बाद में हम मैसेज किए, मैसेज करने के बाद हमने जब बातचीत की तब वो परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। हम शुरू दिन से कह रहे थे और वही वीडियो भी हुआ, चोटें थी कंप्लीट रूप से, सभी जगह दाग थे, सूजन थे। बच्ची को चोट हो, सूजन हो, वीडियोग्राफी सरकार और परिवार दोनों ने अपने अपने हिस्से से कराए। वहां के मुखिया जी, उस गांव के मुखिया जी लगातार हमारे टच में थे। बीएन कॉलेज के बच्चे हमारे लीडर हमारे टच में थे, रोशन जी, और वो लोग गाइड कर रहे थे और हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे। उसके बावजूद ये घटना घटित हो गई। बच्ची को बचाया जा सकता था, बच्ची को ओवरडोज दिया गया, आप कुछ और ही बहाना बना दिए। जब उस हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से अपने जिस डॉक्टर ने मारा, जिस डॉक्टर उस हॉस्पिटल में बच्ची के बलात्कार के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मारा, क्या आपने वो डॉक्टर पर एफआईआर हुआ? क्या वो प्रभात नर्सिंग होम बंद हुआ? क्या वहां पर ओवरडोज नहीं दिया गया बेटी को? क्या एक बार जब परिजन मिलने गए प्रभात नर्सिंग होम में, जब उनसे परिजन ने पूछा कि क्या आपके साथ कुछ हुआ है बेटा, मुड़ी हिलाया और उसके बाद आपने परिजन को निकाल दिया, एक बार भी मिलने नहीं दिया। जब पूरा का पूरा कोमा में चला गया तब वहां से मेदांता ले जाया गया, मेदांता में आप एक परिजन को नहीं मिलने दिए और उसके बाद मार दिए। लॉज मालिक और प्रभात दोनों ने मिलकर के मार दिए। काहे? क्या ये दोनों पर एफआईआर नहीं होगा? क्या ये दोनों जेल नहीं जाएंगे? क्या पूरी इंक्वायरी नहीं होगी? क्या आप नेताओं को बचाएंगे? क्या नेताओं के परिवार को बचाएंगे? ये छोटी घटना तो है नहीं। क्या इस बेटी से आम लोग नहीं जगेंगे? क्या इस बेटी के सवाल पर पूरे पटना के लॉजेज के मालिक पर इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? क्या सीसीटीवी फुटेज को खंगाला नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार नहीं जगेगी? क्या कोई कानून नहीं बनेगा? क्या कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी? क्या ऐसे ही हमारी बेटियों को नोचते रहेंगे ये लोग? ऐसे ही ये खद्दरधारी और खादीधारी, ये दोनों मिलकर और पैसे वाले हमारी बेटी का नाजायज फायदा उठाएंगे? कब तक? कब तक? कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? कोई नेता नहीं जो अपने को समाज का नेता कहते हैं, वो बेगूसराय में जाते तो है नहीं। परसों जहानाबाद गए थे, एक बार उसके गांव जाने की सोच पैदा नहीं। घटिया आदमी ये लोग, एक आदमी बोलने की तैयारी में नहीं। ये छोटी घटना नहीं है,
यह किसी जात और समाज की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है, ये बिहार की बेटी है, यह मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, ये मेरे घर की बेटी है। हम नहीं छोड़ेंगे इन नर बच्चियों को, नहीं छोड़ेंगे। और परिवार टॉर्चर हुआ, पहले ही नजर में आपने गिल्टी बना दिया परिवार को, उस बच्ची को। क्या बीतता होगा उसके परिवार पर कि हमारी बेटी आत्महत्या क्यों कर रही है। आपने तो टॉर्चर किया। और ये मीडिया वाले नाचने लगते हैं, यूट्यूबर। मीडिया को कुछ आता नहीं है, मीडिया दलाली करता है, दलाल बन गया। मीडिया को दलाली छोड़ के कुछ नहीं आता। एसपी डीएसपी ने जो कह दिया उसी पे नाचने लगे ये यूट्यूबर वाले। पल में मासा पल में पल। और ये 2-3 यूट्यूबर जिसको कखरा का पता नहीं, बस इसको गाली देना है। जो इसको पैसा नहीं देंगे उसको गाली दो। उन्होंने तो अलग ही ट्रैक कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर उसी यूट्यूबर का अलग नजरिया बदल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद अस्पताल में मार दिए गए। मैं सरकार से मांग करता हूं, ऊपर से नीचे जो भी अफसर उस परिवार और बच्ची को टॉर्चर किया है उस पर क्वेरी हो, उसको दंडित किया जाए, उसको ना छोड़ा जाए, हर कीमत पर ना छोड़ा जाए। कल हम जहानाबाद में भी थे, कल हम छपरा में भी थे, जहां 11 साल के मासूम बच्ची को मार दिया गया। बच्चों को, एक बेटा था, मात्र एक बेटा। और वहां के थानेदार गलत तरीके से इस केस को डाइवर्ट करने में, अपने बचने में लगे हुए। 31 तारीख को गायब हुआ, 11 तारीख को लाश मिला। 11 साल मासूम बच्चा, पिता एक चाय का दुकान और सत्तू बेच रहा हो, उसको उसकी बहन, छोटी बहन को मुद्दे बनाकर अलग अलग सही जगह पर ये पहुंच नहीं रहे। कल मैं डीआईजी साहब से बात किया, कल मैं एसपी साहब से बात किया। दोनों न्याय देने की उम्मीद मुझे है, छपरा के डीआईजी और वहां के एसपी साहब से। कल मैं डीएसपी साहब से भी बात की। कब मिलेगा उस बच्चों को न्याय? कब मिलेगा खगड़िया की बच्ची को न्याय? कब? क्या सीबीआई इंक्वायरी होंगे? क्या हम लोग अपने बच्ची को बाहर भेजने के लिए क्या एक रूम लेकर के भाई और बहन साथ नहीं रह सकता? क्या मां अपने बच्चों को लेके, यदि हमें लॉज लेना ही है तो हमारी मां भी रहे, मां के निगाहों में हो? क्या हमारी बच्ची क्या कर रही है, क्या हम इसको नहीं समझें? जब पूरा का पूरा इतना ड्रग्स की छावनी बनी हो और पूरा शरीर को नोचने के लिए नेता बैठे हो, पदाधिकारी बैठे हो, ये पैसे वाले बैठे हो, अब आप बात को नहीं मानेंगे। पटना तो वहां चला गया है जहां दिल्ली नहीं है। इवेंट्स करने वाले लोग बंबई से, अन्य जगहों से लड़कियां लेके आती। याद है प्रियदर्शी कांड? 3-3 करोड़ के डिफेंडर खरीदे गए। 1 साल के अंदर 3 करोड़ के डिफेंडर कहां से? वो हर ऑफिस में जाके फाइल देखता है, मेरे पास फोटो है उसके।
कई मंत्रियों का वो पैसा तय करता है, उसे लड़कियां पहुंचाता है, वो भी मेरे पास है, सीधा बंबई से लाओ। कई एमपी इवेंट्स के नाम पर लड़कियों को ला करके नेताओं के घर परोसना, नेताओं को फंसा के रखना। कौन है ये? कौन है बोरिंग रोड में एक कैफे में बैठकर सारे नेताओं को बुलाता है? कौन है ताज होटल में बैठ करके सारे नेताओं को इस्तेमाल करता है? कौन है जो बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पुल निगम में पूरा का पूरा टेंडर और ठेकेदारी बांटकर दुबई भाग जाता है? यही लोग बेटियों को पहुंचाता है। इंक्वायरी करिए, मैं सदन में उठाऊंगा। 28 जनवरी को सदन शुरुआत होगी। मेरे पहले स्पीच में बेटी बचाने का नारा शुरुआत होगा और जहानाबाद की बेटी से शुरुआत हो। पूर्णिया में एक नर्तकी के साथ घटना घटी, मैंने ये सवाल उठाया। कुछ लोग मेरे ही भवन में, मेरे ही पास कार्ड पहुंचाया करता था, जिंदगी उसके बच्चों की तरह मेरे गोद में खिला। वो सवाल किया, फोटो याद रखिएगा, मेरा बेटा भी उस जगह होगा ना तो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। एक बार भी ना नहीं करूंगा। कहीं जाने अनजान, जाने आजे में कोई आदमी यदि आता है किसी कामों से, डेली हजारों आदमी उसके फोटो छपते हैं, भीड़ में मैं जा रहा हूं तो फोटो कैसे छप गया? मैं तो कहता हूं इसकी भी इंक्वायरी हो जाए कि वो पप्पू यादव से कभी मिला, कभी कोई पैरवी पप्पू यादव ने की या नहीं। और सबसे पहला सवाल पप्पू यादव ने ही उठा दिया। कुछ लोग फोबिया धर लिए, कुछ यूट्यूबर लोग फोबिया धर लेते हैं कि पप्पू यादव के साथ उसकी भी फोटो थी। मैं तो कहता हूं कि गाली देने से अच्छा इंक्वायरी कराना चाहिए। पप्पू यादव हो या कोई हो, नहीं बख्शा जाना चाहिए। मैं खुद ये बात कहता हूं, तुरंत फांसी दो, 1 मिनट भी लेट मत करो, लेकिन बिना जाने कुतर्क बात ना करो। कोई किसी से कमजोर इस दुनिया में अब नहीं है। आप स्वतंत्र हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलते रहो, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। आप थूक फेंकते रहो आकाश पे, मैं गोबर पर घी नहीं डालूंगा। मेरा स्वभाव जो है वो, मैं काम करने का मेरे पास वक्त नहीं है। आपकी आलोचना का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आप ताकतवर आदमी हो, किसी मंत्री के यहां आप आते जाते हो, उस मंत्री को बोलो सरकार के मंत्री हैं, अध्यक्ष रहे, और मैं भी कहूंगा आज फोन लगा के कि आप फोटो की जांच करा दो। लंबा लंबा बोलने पर हम सबको रुकना चाहिए। बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है और इसके लिए हम लोग को गंभीर चिंता करना चाहिए। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए सभी बिहार के दल से ऊपर उठकर, नींद तो खुली नहीं होगी, कुंभकर्ण की नींद कुछ लोगों की इधर खुली होगी 1-2 दिन। मेरे जाने के बाद शायद कुछ लोग
को लगेगा कि मैं भी औपचारिकता निभा लूं। औपचारिकता मत निभाइए, लड़िए, कोर्ट जाइए। और जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग कितना शोषण कर रहे हो बच्चियों का, ये भी जानता हूं मैं। प्लीज, सोशल मीडिया के नाम पर कितना एक्सटॉर्शन बेटियों का हो रहा है, ये सबको पता है। अपने आचरण और अपने चरित्र को बचाइए, ये मेरा आग्रह होगा। राजनीतिक जीवन में सुचित्रता बहुत आवश्यक है। शीशे के घर में पत्थर रख के पत्थर मत फेंकिए। इसीलिए पहले अपने आचरण और चरित्र के बारे में सोचिए, ये आग्रह है। और इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई के रूप में लड़िए। मैं सारे नेताओं से आग्रह करूंगा, मेरा भी मोबाइल है, आपका भी मोबाइल अब सब कुछ है। अब ब्लड है, मेरा भी ब्लड है, मेरे भी ब्लड में अल्कोहल और सुपारी ढूंढिए, और सारे नेताओं के ब्लड में और सारे पत्रकारों के ब्लड में दारू का, नशा का निकालिए कि कौन कौन पत्रकार और नेता दारू पीते हैं और पदाधिकारी। बिहार में पता चल जाएगा किसके किसके मोबाइल पर पॉर्न है, ये पता चल जाएगा, निकालिए। कई बार नीतीश की सरकार ने पॉर्न के बारे में चर्चा की, इसीलिए मोबाइल बच्ची को कौन सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह भी परिवार को सोचना होगा। बच्ची को हम किसके गाइडेंस में दें, यह भी सोचना होगा। बच्ची दोस्त बनाएंगे ही, और दोस्त होंगे, उसको मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। घर में बहन दोस्त होती है, घर में माँ दोस्त होती है, बाहर जीने के लिए कोई ना कोई दोस्त होगा। उसका नाजायज फायदा लॉज के मालिक उठाते हैं, या फिर चकाचौंध की दुनिया में जाने के लिए हम किसी का इस्तेमाल हो जाते हैं। इसको सोचना पड़ेगा। छपरा के बच्चों के साथ न्याय हो, और जो पदाधिकारी उस बच्चों को नहीं बचा पाया वो सस्पेंड हो। वहां के सारे गांव के लोगों पर और बच्चियों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों पर पटना में केस किया गया, पीड़ित परिवार को पर केस किया गया है। वो गलत है, वो सही नहीं है, मैं उसको सही नहीं मानता। सरकार से आग्रह करूंगा, छपरा और पटना में जो केस हुए हैं बच्ची और बच्चों के आंदोलन में, पीड़ित परिवार पर उसको डराइए नहीं, इसको विड्रॉ करिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। दूसरी चीज मैं लास्ट करने जा रहा हूं, दो बात और छोटी छोटी बातें। पहली बात, कुछ सामाजिक संदर्भ में कोई बात कभी चर्चा होती, मैंने एक छोटी सी बात, यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगूंगा। मैं सनातन धर्म के बारे में मैंने कहा कि यदि सनातन हम लोग हैं और पूरा भारत को सनातन बनाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से शंकराचार्य के पहले से लेके आज तक छुआछूत, ऊंच नीच, घोड़े पे नहीं चढ़ना, पगड़ी नहीं बांधना, गले में घंटी, पीछे में झाड़ू, मंदिर नहीं जाना, पानी नहीं पीना, लगातार आज भी जाति के आधार पर जो एक बड़ा जायज भी फायदा कुछ लोग उठाने लगे, आज भी हालात लगभग वही है। और ओबीसी में हम लोग यादव हैं, कुशवाहा समाज के, कुर्मी, और उधर में यही कहा कि राजपूत समाज है, कुम्हार समाज है, हम लोग जो 5 लोग हैं, या ब्राह्मण समाज भी, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सनातन को हम कैसे स्थापित करें। इसके लिए हमें सामाजिक राजनीतिक दूरियां खत्म करनी पड़ी।
मैंने कहा जैसे मेरे परिवार में कुशवाहा समाज में 3 भतीजी की शादी, मेरी बहन उत्तर प्रदेश रहती है, उसके ननद की बेटी की शादी राजपूत समाज में, मेरी अपने मौसेरी बहन की शादी एक भूमिहार समाज में, एक लाला समाज में, मेरे बेटे बैस समाज में, मरवाड़ी समाज में शादी कर। कल हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, आपकी बच्ची की शादी कहाँ होगी। मैंने कहा कि एक दूसरों, मैंने ये नहीं कहा कि बेटी या कोई जात, मैंने कहा कि हम सब लोग, उसमें कुछ ब्लॉकर जो अपने आप को बड़ा तेज समझते हैं, उनको मन लगता है गाली गलौज की राजनीति करने में। उन्होंने 2 जाति का नाम, उसमें यादव भी है, कुशवाहा भी है, कुर्मी समाज भी है। हम लोग एक दूसरे के बीच जब तक पारिवारिक रिश्ते को नहीं बढ़ाएंगे, शादी तो हो ही रही है। दलित में आईएएस आईपीएस से जात नहीं पूछा जाता। मुसलमान जितने लगभग नेता है, मुसलमानों में शादी है, बेटी बेटा सबका। फिर हम गाली गलौज शुरू करते। तो मैंने उसी संदर्भ में कहा कि हम लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए और हम लोग एक परिवार है। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि सनातन और इस भारत को बचाना है तो हमें जाति से निकलना होगा, और जाति से निकलने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के बीच रिश्तों को कायम करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैंने कहा, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, चाहे जिसको अपर कास्ट के रूप में परिणति किया गया हो, चाहे एसटी एससी हो, हमें सनातन को मजबूत करने के लिए ये खाई को कम करना पड़ेगा। हमने यह भी कही कि जितने मंदिर मठ ये सब हैं गुरुद्वारे, इसमें ईबीसी एसटी एससी के पढ़े लिखे लोगों को भी बैठाना चाहिए, उन्हें भी जगह मिलना चाहिए। तो क्या मैंने गलत कही? क्या हम लोग एक दूसरे के बीच में शादी विवाह नहीं कर रहे हैं? क्या हो नहीं रही है? क्या हर बड़े परिवार में शादी विवाह नहीं हो रही है? हमारे बच्चे शुरू कर देते हैं फालतू बात। बचिए ऐसी चीजों से, आलोचना मत करिए। फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग एक ही है, एक ही खून है, और हम लोगों को एक दूसरे के परिवार के साथ एक होना चाहिए। उस बात को आज भी कह रहा हूं, यदि इस भारत के निर्माण में और सनातन को मजबूत करने में और भारत को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर चाहें तो जाति धर्म मजहब से हमको अलग होना पड़ेगा और जाति की बैरियर खत्म करनी पड़ेगी, और वो बैरियर एक दूसरे के शादी विवाह से ही खत्म होगी। यही बात मैंने कही, और फिर आज भी वही बात कह रहा हूं, हमारे परिवार के लोग। दूसरी बात, कल रात में मैंने, एक कोई पार्टी आई थी, बहुत पैसा खर्च किया, उसके अध्यक्ष है मनोज बाबू। मनोज बाबू, आपको प्रणाम। आपने मेरे एमपी लैट्स के बारे में कुछ लिखा है, नोटिस मैंने भेजा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप पर बहुत आरोप लग चुके हैं आपकी पार्टी पर कि आप पैसा कहां से लाते हो, इतना पैसा क्या हुआ, उसका जवाब तो आप दे नहीं पाए। लेकिन कल आपने ट्वीट किया कि आपने नोटिस भेजा है अड्डा वाले को। क्या यह सही नहीं है कि यदि हम नोटिस भेजे तो वो उनकी इंक्वायरी कराए? यदि काम नहीं हुआ है तो इंक्वायरी हो, हम पर कार्रवाई हो। जब डीएम और टीडीसी वहां पैसे को खर्च करने के लिए है, सबसे ज्यादा सदन में डिबेट एसपी पप्पू यादव। मनोज जी, हम एमपी 1.5 साल पहले बने, बिजली 90 में 24 घंटा रहती थी,
डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती थी 200 रुपये से ज्यादा फीस देने की। कोचिंग वाले की हिम्मत पटना में नहीं होती थी मनोज जी। जब भारत में बिजली नहीं थी तो पप्पू यादव 23 घंटा बिजली पूर्णिया को देता था। आप शायद कहीं किसी कोने में पढ़ रहे होंगे, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेरे समाज और परिवार से। आपसे मेरा आग्रह है कि आप कल आरटीआई पूछिए कि पप्पू यादव का टोटल काम पूर्णिया में हुआ या नहीं। 1 साल के अंदर आजादी के बाद कहीं एयरपोर्ट नहीं बनी है मनोज जी। आज तक 1 साल हुए नहीं थे एयरपोर्ट चालू कर दिया। हर दिन सदन में क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल पप्पू यादव का, सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूर्णिया। यदि किसी को मिर्ची लगी रहती है, मैं क्या करूं? मैं किसी से आपके तरह गाली गलौज तो करूंगा नहीं, या लठ तो लूंगा नहीं, ताकत का इस्तेमाल तो करूंगा नहीं। किसी से कमजोर भी नहीं हूं, ना विचारों में ना ज्ञान में। जितना आप लोग लूट के लाए हैं ना, उतना पप्पू यादव बांट दिया है मनोज जी, जितना आप लोग की पार्टी लूटा है। और 1.5 साल के पहले कोरोना में हम एमपी एमएलए नहीं थे, तो इतने पैसे कहां से बांटे? इसकी भी इंक्वायरी कराइए। बाढ़ में कहां से पप्पू यादव बांटा, इसकी भी इंक्वायरी कराइए, मैं चाहता हूं। और हर दिन पप्पू यादव कहां से बांटता है? मेरे यहां 500 लोग पीछे में खाना खाते हैं, पूरे भारत के गरीब इलाज कराते हैं, इसकी भी इंक्वायरी कराइए। आप किसी से पूछो, पप्पू यादव के यहां गए, आप लौट के आए, आप पैरवी के लिए गए, आपसे कि नहीं हुई, रात के 12 बजे 2 बजे मैं एसपी साहब डीएम साहब से बात करता हूं, मंत्री जी से बात करता हूं। पूछो ना, चाहे जैसे भी जिस हाल में रहूं, लोगों का काम पहले, प्राथमिकता और उसका सम्मान पहले। मैं भगवान के रूप में गरीब को देखता हूं। मुझे डिफेंडर और आप लोगों के तरफ रसूखदार आपकी पार्टी जो सेवन करती है वो नहीं है। मैं आपको भी नोटिस भेजूंगा कि आप पहले कलेक्टर और डीडीसी से पूछिए कि जो पैसे एमपी लैट्स के आए, अगले साल के 100 में 100 खर्च हुआ या नहीं। वो बोले नहीं, हम 2 महीने में लिख करके दे देते हैं। दूसरे साल का खर्च लिख के दे दिया गया, टेंडर हो गया, काम सरकार को करना है, पप्पू यादव को नहीं। पैसा सरकार के अकाउंट में, हमें सिर्फ देना है। जो आप लोगों के चहेते एमपी लोग हैं ना, बड़े बड़े गालमाल वाले, चिकना चुकरी, वो लोग 1 रुपया नहीं खर्चा किया, उनसे पूछिए। पप्पू यादव से मत पूछिए। आप डीडीसी से पूछिए कि पप्पू यादव का पैसा खर्च हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो आप हमको गाली दीजिए, मैं सुनूंगा। यदि हो गया तो प्लीज किसी को बदनाम नहीं कीजिए। मेरा आग्रह है, 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, सारे कुकर्म करके सलाह। और गिरिराज बाबू, अंत में आप बड़े भाई हैं, आपने हमको संस्कार क्यों नहीं दिया कि हम कर्महीन हो गए? आपने हमको कर्महीन कहा, इसका मतलब आपका पास संस्कार नहीं था, तो आप संस्कारहीन हैं।
जो बेगूसराय के घटनाओं में ना जाए, बच्चियों के घटनाओं में ना जाए और आवाज ना उठा पाए गलत को। हमेशा मुसलमान 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 करते रहे दुकान चलाने के लिए। गिरिराज बाबू 10 सालों से आप मंत्री हैं, एक तो ईटा का नाम बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो बिहार में एक ईटा ना बना पाए। और मैं चैलेंज करता हूं गिरिराज बाबू, आप सभी एमपी मंत्री को, एथेनॉल की 60% फैक्ट्री बंद हो गई। आपके प्रधानमंत्री और कार्यालय चिट्ठी भेज दिया एथेनॉल के बारे में कि अब वो शुगर मिल से लिया जाएगा। हिम्मत है तो बिहार के एथेनॉल की फैक्ट्री बचा लीजिए। कर्महीन है तो आप संस्कारहीन होंगे, इसीलिए अपने भाई को आप कर्महीन बना दिए। आप मेरे लिए आदरणीय थे। पुनाय चक के घर पे आप साथ में आके हम लोग भुज्जा कचरी खाते थे, आप मेरे ही घर पे आते थे, याद है कि भूल गए? और मेरे ही घर से राजनीति शुरू होती थी, याद है? पुनाय चक। धन्यवाद गिरिराज बाबू। आप एक बार चले जाइए जहानाबाद और जाइए उस बेटी के लिए न्याय दिलाइए। और दोनों सरकार आपकी है। मैं आग्रह करूंगा अपने गृह मंत्री दोनों से, सम्राट बाबू से, विजय बाबू से, और विजय सिन्हा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार की हैं, यह बेटी भी बिहार की है, प्लीज सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए और बच्चों पर जो केस हुआ उसको विड्रॉ कर लीजिए सम्राट बाबू। और जो पदाधिकारी गलत बयानबाजी देकर दोनों जगह इस बात को दबाने की कोशिश किया उसको सस्पेंड कीजिए। फिर मैं आग्रह करूंगा कि हमारा खून एक, हम जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। मेरे लिए सब जात एक है और मैं जाति देख करके कभी जीवन में कोई काम नहीं करता हूं। किसी भी जात का गरीब हो, मेरे जिंदगी पर, किडनी पर, लीवर पर, शरीर पर उसका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।